मित्रों, बहुत से दर्शक पिछले काफ़ी समय से बार बार लिख रहे हैं कि मैं महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच हुए हल्दी घाटी के युद्ध की चर्चा क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं इन दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हल्दी घाटी का युद्ध ईस्वी 1576 में हुआ था। अभी हम अकबर के इतिहास में ईस्वी 1573 तक की चर्चा कर चुके हैं तथा ईस्वी 1574 की घटनाएं चल रही हैं। अतः कालक्रम के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन स्वतः ही आ जाएगा। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि वह ईस्वी 1574 में अकबर के दरबार में शामिल हुआ। वह लिखता है कि इसी वर्ष नागौर के शेख मुबारक का बेटा शेख अबू अल फजल भी अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। उसके ज्ञान और समझ का सितारा बुलंद था। अकबर ने उसे बहुत सम्मानित किया। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि ईस्वी 1574 के आसपास अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था आकार लेने लगी। इसका कारण संभवतः यह था कि इसी वर्ष अकबर ने गुजरात के गवर्नर मुजफ्फर खां को सारंगपुर से आगरा बुलाकर उसे अपना प्रधानमंत्री बनाया तथा राजा टोडरमल को उसके नीचे वित्त मंत्री अथवा राजस्व मंत्री बनाया। नई शासन व्यवस्था में समस्त दरबारियों, मंत्रियों, सेनापतियों, अमीरों, उमरावों तथा अन्य अधिकारियों को मनसब अर्थात रैंक दिए गए। शाही खालसा भूमि अर्थात केंद्र सरकार की भूमि को प्रांतीय सरकारों की भूमि से अलग किया गया। सरकारी सेना के घोड़ों पर जलते हुए लोहे से नंबर लगाने आरंभ किए गए, जिसे दाग लगाने की प्रथा कहा जाता था। आज की भाषा में इसे टैगिंग करना भी कहा जा सकता है, जिसका प्रयोग पशुओं का बीमा करने वाली कंपनियां पशु की पहचान करने के लिए करती हैं। भारत में यह व्यवस्था नई नहीं थी। अकबर से पूर्व भी दिल्ली के सुल्तान बलबन तथा अलाउद्दीन खिलजी और सूरी सल्तनत के सुल्तान शेर शाह सूरी ने भी इस व्यवस्था को अपनाया था। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर द्वारा अपनाई गई घोड़ों को दाग लगाने की प्रथा का रोचक वर्णन किया है। वह लिखता है कि यह निश्चय किया गया कि हर अमीर 20 का नाम होगा। इसका अर्थ यह होता है कि 20 घुड़सवारों वाला 1 बीसी, 40 घुड़सवारों वाला 2 बीसी और 100 घुड़सवारों वाला 5 बीसी कहलाएगा। उसे अपने घोड़े एवं घुड़सवार शाही पंजीकरण कार्यालय में पंजीकृत करवाने होंगे तथा घोड़ों पर ठप्पा लगवाना होगा। पंजीकृत घोड़े एवं घुड़सवारों की संख्या के अनुसार ही उस अमीर को शाही खजाने से वेतन मिलेगा। प्रत्येक अमीर को पंजीकृत संख्या के अनुसार हाथी, घोड़े एवं ऊंट आदि रखने होंगे। उन्हीं के अनुपात में फौजी सामान रखना होगा। जिस अमीर को 1000 हाथी, घोड़े एवं ऊंट रखने की स्वीकृति मिलेगी, उसे 1000 मनसब दिया जाएगा। इसी अनुपात में 2000, 3000 एवं 5000 मनसब दिए जाएंगे। जो अमीर अपने पशुओं एवं सवारों को पंजीकरण करवाने के बाद अपनी नौकरी से हटा देगा, उस अमीर को नीचे के मनसब में डाल दिया जाएगा। मुल्ला लिखता है कि नए नियमों से फौजियों की स्थिति बदतर हो गई। बहुत से अमीरों ने वास्तविक सैनिकों को अपनी नौकरी से निकाल दिया तथा अपने आसपास के गांवों में रहने वाले ग्रामीणों को तथा उनके पशुओं को शाही कार्यालय में पंजीकृत करवाकर शाही कोष से वेतन स्वीकृत करवा लिया। इनमें जुलाहे, कपास साफ करने वाले, सुथार, माली, धोबी, नाई, भिश्ती, सुनार, किसान, मोची आदि समस्त वर्गों के लोग शामिल थे। उनमें से बहुतों के पास अपने घोड़े नहीं थे, अपितु वे अपने किसी पड़ोसी का या पड़ोसी गांव के किसी व्यक्ति का घोड़ा लाकर ठप्पा लगवाते थे। मुगल अमीर इन नकली सिपाहियों एवं उधार के घोड़ों का पंजीकरण करवाकर
उनके नाम से वेतन उठाकर अपनी जेब भरने लगे। जब बादशाह को सेना की आवश्यकता होती थी तो वे अमीर अपने नकली सिपाहियों को फौजी लिबास पहनाकर इकट्ठा कर लेते थे और जब युद्ध होता था तब वे नकली सिपाही चुपचाप अपने गांवों को चले जाते थे। इस व्यवस्था का लाभ यह हुआ कि कोई मुगल अधिकारी एक ही घोड़े को दो जगह दिखाकर उसके लिए शाही कोष से वेतन नहीं ले सकता था और युद्ध के समय बादशाह को उतने ही घुड़सवार मिलने की उम्मीद होती थी जितने घोड़ों के लिए शाही कोष से वेतन दिया जाता था। इस व्यवस्था का नुकसान यह हुआ कि असली सैनिकों की थाली में धूल पड़ गई। वे बेरोजगार हो गए क्योंकि मुगल अमीर उन्हें पूरे साल का वेतन देने की बजाय नकली सिपाहियों को नाम मात्र का वेतन देता था और असली सैनिकों के असली घोड़ों को साल भर दाना एवं चारा खिलाने की बजाय कुछ ही दिनों का दाना चारा देना पड़ता था। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि कई बार जब किसी अमीर को आदेश दिए गए कि वह अपने घुड़सवार सैनिक लेकर आए तो उसके अधिकांश सैनिक फटे हुए कपड़ों में बिना किसी घोड़े के और बिना किसी हथियार के ही आते थे। अकबर ने स्वयं पंजीकरण के अहाते में ऐसे सैनिकों को देखा था। कुछ लोगों के पास जो घोड़े होते थे वे भी इतने मरियल थे कि जब उन्हें काठी कपड़े एवं रास सहित हाथ पैर बांधकर तोला गया तो वे 90 से 100 किलो के बीच होते थे। ऐसे घोड़ों पर बैठकर कोई भी सिपाही युद्ध कैसे लड़ सकता था? पूछताछ करने पर पता चलता था कि घोड़े से लेकर काठी तक और सैनिक से लेकर सैनिक की पोशाक तक सब कुछ किराए का था। मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि अमीरों की बेईमानी से फौज की वास्तविक दुकान बर्बाद हो गई, किंतु सौभाग्य से बादशाह के सभी शत्रु परास्त हुए एवं उसे फौजियों की बड़ी संख्या में आवश्यकता नहीं पड़ी। जब अकबर ने इन घटनाओं को बार बार देखा तो वह समझ गया कि इस व्यवस्था से असली सैनिकों को बहुत नुकसान हुआ है तथा बेईमान अमीरों की मौज आ गई है। मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि शहंशाह ने कहा कि इन सैनिकों को देखकर मेरी आंखें खुल गईं। मुझे इन्हें वेतन देना चाहिए था। अकबर के कहने का आशय यह था कि अमीरों के माध्यम से सिपाहियों को वेतन न दिया जाकर सिपाहियों को सीधे ही शाही कोष से वेतन दिया जाना चाहिए था। इससे अमीर लोग असली सिपाहियों की जगह नकली सिपाहियों की फौज खड़ी नहीं करते। इसके बाद अकबर ने सैनिकों एवं उनके घोड़ों को सीधे ही शाही कोष से वेतन देने की व्यवस्था की। इन सैनिकों को यकस्पा, दुअस्पा तथा नीमस्पा में बांट दिया गया। यकस्पा का अर्थ होता है ऐसा सैनिक जो एक घोड़ा सदैव अपने साथ रखता है। दुअस्पा का अर्थ था ऐसा सैनिक जो 2 घोड़े सदैव अपने साथ रखता है। नीमास्पा से आशय इस बात से था कि 2 सैनिक मिलकर एक घोड़ा रखते थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अस्पा शब्द संस्कृत के अश्व शब्द से काफी साम्य रखता है। मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि नीमास्पा अर्थात 2 सैनिक और एक घोड़े को शाही कोष से 6 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, जिन्हें वे आपस में बांट लेते थे। अगली कड़ी में देखिए, अकबर ने राजा गणपति का कटा हुआ सिर बंगाल के सुल्तान दाऊद को भिजवाया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।